आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 17 जुलाई का, और इधर हम जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मीटिंग से पढ़ेंगे। तो इसमें पहले न्यूज़ में चलते हैं। तो पहले न्यूज़ आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट में थे मुंबई महाराष्ट्र के। तो इस विजिट में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक फाउंडेशन लीड किया है, एक इनोग्रेशन की है और एक लॉन्चेस की गई। तो हम इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या फाउंडेशन क्या क्या है, क्या इनोग्रेट किया और क्या लॉन्चेस किए गए। तो जो फाउंडेशन किया गया है, 4 प्रोजेक्ट्स किए गए हैं जो कि वर्थ है मोर देन 29,400 करोड़ का। लेकिन हमें 4 के 4 प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि हमें 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं। वो है 2, कौन कौन से वो देखते हैं। तो पहला है कुछ 11.8 किलोमीटर का थाने बोरीवली ट्विंस टनल प्रोजेक्ट जो है बनाने जा रहे हैं, जिसका जो बजट जो डिसाइड किया गया है वो 16,600 करोड़ रुपीज़ किया गया है। उसके बाद गोरेगांव मांडू लिंक रोड प्रोजेक्ट भी जो है लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत बोला गया है बजट वो रहेगा 6300 करोड़। और इसके अंतर्गत दूसरे इनिशिएटिव्स भी है, जैसे कि लोकमान्य तिलक का जो टर्मिनल नंबर जो प्लेटफॉर्म से वो बढ़ाया जाएगा। जो लोकमान्य तिलक स्टेशन है वो 10-11 कुछ ऐसा किया जाएगा। तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये 2 चीज़ें ही पढ़ो, एग्जाम के लिए इतना ही रिलेवेंट है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर, और ये जो है BKC मुंबई में रहने वाला है। ये दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्च है, बिकॉज ये एक तरह का स्कीम है। और स्कीम जो है मोस्टली RRB PO, RRB असिस्टेंट, इवन IPS जो क्लर्क है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। SBI में भी बन जाता है, लेकिन SBI PO का भी एग्जाम टाइम है और IPS PO का भी एग्जाम सारे में टाइम है। उस समय के बीच में बहुत सारी स्कीम्स आ जाएंगी जो कि उस समय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट ये सारी स्कीम जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है अभी जो आगे एग्जाम्स आने वाले हैं वो सब में। तो ये स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षक योजना, और इसके अंतर्गत जो बजट रखी गई है वो 5600 करोड़ रुपीज़ की रखी गई है, मतलब कि 5600 करोड़ की रखी गई है। और ये जो है एक तरह का इंटर्नशिप स्कीम होने वाला है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है महाराष्ट्र उनके लिए। ये मोस्टली आपने देखा होगा कि SBI में भी इंटर्नशिप निकाला जाता है, जो PSB है, दूसरे PSB है, उसमें भी इंटर्नशिप निकाला जाता है। ऐसे कुछ ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी रखी गई है वो हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया जो एज होनी चाहिए इसमें, तो ये 18 से 30 साल की होनी चाहिए। जैसे पता लग रहा है कि 18 साल, इसका मतलब जो 12th पास है वो भी एलिजिबल है। इवन जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है। और ये जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो इसके लिए जो महाराष्ट्र के जो परमानेंट रेजिडेंशियल पीपल है उन्हीं के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, ये जो स्कीम है इसके अंदर ये इंटर्नशिप ले सकते हो। इसका जो इंटर्नशिप पीरियड होने वाला है वो 6 महीने का होने वाला है। इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होने वाली है वो महाराष्ट्र की जो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज और इनोवेशन है ये करने वाले हैं। इसके साथ डिफरेंट स्टाइपेंड्स भी दिए गए, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टाइपेंड्स। इवन ये जो स्कीम्स है, जितने भी स्कीम्स है, मैं एक वीडियो में या तो एक PDF में सब के सब एक साथ ही मैं आपको कवर कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने बन चुके हैं अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, और ये बन पाए हैं NBFC के बाद। ये एक तरह की NBFC थी अब तक, लेकिन अब ये बन चुकी है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कैसे जो है एक NBFC बन पा रही है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो आपको NBFC के बारे में पता ही होगा, लेकिन आपने कभी इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो इसके बारे में समझते हैं। कोई भी अगर NBFC अगर उनका जो एसेट साइज है अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गई, उस केस में वो CIC बन सकते हैं एज पर RBI गाइडलाइन। तो उसी के बेसिस में जो है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है, ये बन गई है अभी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कोर में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी बनने वाली है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होने वाला है। तो इसमें बोला गया है कि जो भी CIC होने वाला है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी होंगी, मतलब ये डिपॉजिट नहीं ले पाएंगी। जैसे NBFC रहती है तो वैसे ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी रहेगी, लेकिन ये जो है इन्वेस्ट करेगी जो इनकी सब्सिडी कंपनी है उधर ही मोस्टली। ठीक है, इनका जो फोकस रहेगा वो सब्सिडी कंपनी भी रहेगा। लेकिन ऐसा NBFC का नहीं था कि NBFC को जो रहती थी इनको हर एक जगह पे फोकस करना पड़ता था। लेकिन अब जब ये CIC बन चुके हैं तो इसके वजह से अब ये जो इनकी सब्सिडी कंपनी है इसी में जो है फोकस करेंगी। अब इसके वजह से बेनिफिट क्या होने वाला है जो भी जियो फाइनेंस सर्विस है इनको, कि ये जो है ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और ये जो है फोकस कर पाएंगे जो भी कोड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उस पर, और ये जो है दूसरे जो है फाइनेंशियल सर्विस देने का काम नहीं करेंगे, तब भी चलेगा अब। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है अब जो भी इनकी सब्सिडी है उसमें काम कर पाएंगे, तो इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो पार्ट आएगा ये आपको करंट का आएगा। ठीक है, ये करंट का न्यूज़ है, और बाकी सारा न्यूज़ जो है ये स्टैटिक का है। तो आपको इस करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ना पड़ता है, बिकॉज एग्जाम में जो है कभी कभी स्टैटिक में भी क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या है CIC? CIC क्या है?
तो इस केस में आपको ऑप्शन दे देगा कि CIC कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें फाइनेंशियल सर्विस के साथ जो है इंगेज करता है, CIC कुछ ऐसा है जिसमें जो फाइनेंशियल सर्विस के साथ इंगेज नहीं करता, CIC जो है ऐसा है जो सब्सिडी कंपनी के लिए बना नहीं है, CIC कुछ ऐसा है जो सब्सिडी कंपनी के लिए बना है। तो उसमें बोल देंगे कि इसमें से कौन सा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको A B C D ऐसे करके कोई ऑप्शन दे दिया, AC ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया, तो उस केस में आपको आंसर देना आना चाहिए, और ये आंसर तभी दे पाओगे अगर आपने पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ा हुआ हो तब। इसके बाद चलता है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जियो फाइनेंस सर्विस एक तरह की डीमर्जर हुई थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2023 में अगस्त के महीने में। ये पहले थी रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, यहाँ से इनकी जो डीमर्जर हुई गई है। अब आपके बारे में एक और क्वेश्चन चल सकता है कि एग्जाम में ये जो भी सब्सिडी कंपनी है इसके बारे में तो पूछा जा सकता है, हाँ डेफिनेटली पूछा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी कंपनी पूछना जाना ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा मोटिव यही है कि आपको मैं कम से कम पढ़ाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हेल्प करूँ एग्जाम में। तो मुझे लगता है कि आपको सब्सिडी कंपनी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडी कंपनी है जियो फाइनेंस की भी, तो उसके आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स और रैंकिंग में। तो इसमें आ रहा है कि 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का जो निकाला गया 2023-24 में, तो ये जो है रिलीज़ किया गया है बाई नीति आयोग। अब ये समझते हैं क्या है ये इंडेक्स और ये क्यों दिया जाता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है स्टेट्स ऑफ इंडिया को दिया जाता है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे UN की तरफ से उसमें। तो इसमें टोटल 113 इंडिकेशंस है, और इसको जो है इम्प्लीमेंट करने का ये जो है अलाइंड है विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसके। इस पर जो है डिफरेंट स्कोर दिए जाते हैं। जैसे जो एस्पिरेंट होता है उसको दिया जाता है एज अ स्कोर 0 से लेके 49 तक, और जो परफॉर्मर होता है उसको 50 से 64 तक, जो फ्रंट रनर होता है उसको 65 से 99 तक, और जो अचीवर होता है उसको 100 दिया जाता है। इसका नाम क्या हुआ, जो भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन स्कोर है ये मिलेगा आपको 0 से लेके 100। तो आपको ये पता होना चाहिए 0 से लेके 100 तक जो है स्कोर दिया जाएगा। इसमें आपको जो विनर मिलेंगे या तो जो टॉप रैंक वाले मिलेंगे वो आपको मिलेंगे केरला और उत्तराखंड, इन्होंने टॉप मारा इस लिस्ट में एमंग जितने भी 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उन्होंने, और इनका जो स्कोर मिलेगा आपको 79 मिलेगा। अब 79 स्कोर होने की वजह से ये जो है अंडर आता है फ्रंट रनर के। ये कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है हमारे इंडिया में जो कि अचीवर बन पाया है, और इवन जो कि क्लोज है 99 के, ये भी जो टॉप मारा है केरला और उत्तराखंड ने, ये भी जो है आते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये हम पढ़ते हैं कि टॉप 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो पहले नंबर पे मिलेगा केरला और उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे गोवा और हिमाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पे पंजाब और सिक्किम। ये टॉप 4 कंट्रीज आपको टॉप 4 स्टेट जो है आपको पढ़नी है, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं टॉप 4 यूटीज़ कौन कौन सी है जो इस लिस्ट के अंदर आई है। तो पहला मिलेगा चंडीगढ़, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है पुडुचेरी, और चौथा है अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट चलते हैं बॉटम 3 स्टेट्स कौन कौन से। तो इसमें जो सबसे वर्स्ट स्कोर है वो बिहार का है जिसका 57 बनता है। इसके बाद आपको कोई स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मोस्टली जो टॉप वाले स्कोर्स है आपको याद रखना है, और जो बॉटम वाली स्टेट्स है उसके जो स्कोर है वो याद रखना है। उसके बाद बिहार को जो फॉलो करेंगे वो झारखंड और नागालैंड। ये जो इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया है बाय सुमन बेरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के। इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए, आप इतना ही पढ़ो, आपको यही से जो है क्वेश्चन फंस जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज में। तो पिच ब्लैक 2024 का एक एक्सरसाइज हो रहा था। ये एक तरह का मल्टी नेशनल एयर डिफेंस एक्सरसाइज है। अब एयरफोर्स डिफेंस एक्सरसाइज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है एयरफोर्स जो है पार्ट लेगी, और मल्टी नेशनल मतलब बहुत सारे कंट्रीज जो है पार्ट लेने वाले हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज वो भी देख लेते कितने, इसमें टोटल 20 कंट्रीज जो है पार्ट लेने वाली है, और ये एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया में कराया जाता है। और इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स भी पार्ट लेगी, और इंडियन एयरफोर्स में जो इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स है वो पार्ट लेने वाली है, जैसे कि Su-30 MKI और C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78। ये एक तरह का एयर टू एयर फीलिंग भी करती है। ये एयरप्लेन जो है एयर टू एयर फीलिंग करती है, ऑयल फीलिंग करने का काम करती है। इसमें आपको एक चीज़ यार ध्यान रखनी है कि इसमें जो दूसरी कंट्री जो है ऐड हुई है, कुछ नई नई कंट्रीज भी ऐड हुई है, वो कौन कौन सी है। एक है इटली, स्पेन, फिलीपींस, ये जो है एज अ पार्टिसिपेंट कंट्री होने वाली है फॉर दी फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपको ये 20 कंट्रीज के नाम याद नहीं रखने, लेकिन आपको ये नए कंट्रीज पता होने जो कि पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इस साल पिच ब्लैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। तो आपको मिलेगा KP शर्मा ओली जी एज अ 4th टर्म के लिए PM ऑफ नेपाल बनाया गया, और ये जो है रिप्लेस करेंगे पुष्पा कुमार धावल को, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काफ़ी है, आपको सारा डीप में जाना नहीं है, बिकॉज जब भी कभी कोई भी कंट्री का PM या तो
कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो उसमें डायरेक्टली प्रोसेस आते हैं, तो इसमें कोई डीपी का कोई मतलब ही नहीं मिलता। नेक्स्ट चलते हैं, ये रॉबर्ट रवि CMD ऑफ BSNL जो है अपॉइंट किए गए हैं और ये रिप्लेस करेंगे पवन कुमार पवर को, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये है पिट टिलमैन अवार्ड 2024 का, और ये दिया जाता है फॉर द सर्विस एट एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ईयरली दिया जाता है। और इस बार दिया गया प्रिंस हैरी को, क्योंकि इनका जो एफर्ट था, ये एक गेम फाउंडेशन है इन्होंने फॉर्म किया था जिसका नाम है इन विस्टस गेम्स फाउंडेशन। ये गेम्स फाउंडेशन एक तरह का प्लेटफॉर्म है और इसमें जो है डिफरेंट जो वुंड या इंजर्ड या सिक सर्विस मैन और वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये एक तरह का स्पोर्ट्स कंपटीशन प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है बिल्ड करने का काम किया था प्रिंस हैरी ने, और जिसके से ये अवार्ड दिया गया था, जिसकी से आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा इस अवार्ड के बारे में। तो ये अवार्ड के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ता है, तो ये अवार्ड हॉनर करता है जो भी प्लेयर है, जो भी प्लेयर्स है वो डेमोस्ट्रेट करते हैं बेस्ट विंकलिंग टू सर्व, जो भी बेस्ट विंकलिंग टू सर्व करते हैं, तो उसी पर्सन को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्चेस में, तो बजाज फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है लॉन्च किया है बजाज फाइनेंस सेविंग प्लस। ये क्या होने वाला है, एक तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट होने वाला है जो भी रिटेल इन्वेस्टर है इनके लिए, और ये जो है हेल्प करेगा कि ये जो है रिटेल ले पाए जो उनकी सेविंग पड़ी हुई है उसके ऊपर। मतलब कि अब मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका कुछ 2-3 साल या तो मान लीजिए 5 साल से उसने सेविंग में ही अपना जो है डिपॉजिट रखा है, तो उस केस में वो उनका जो सेविंग है उसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ले पाए, कुछ ना कुछ ज़्यादा रिटर्न ले पाए। उसी वजह से ये जो है बजाज फाइनेंस सेविंग प्लस जो है लॉन्च किया गया। ये हेल्प करेगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इनको ही, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। अब पहले ये समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि आप हो गए या तो मैं हो गया, जो नॉर्मल आम आदमी होते हैं उनको बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। जो आपको पता होगा रिटेल बैंकिंग इसको बोला जाता है, जैसे नॉर्मल पर्सन जो रहता है उनको बोला जाता है। और अगर इसी के डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स जो कि कॉर्पोरेट जो कंपनीज रहती है उनको बोला जाता है। नेक्स्ट चलता है पोर्टल के ऊपर, क्या क्या पोर्टल जो है लॉन्च किए गए हैं आज के दिन में। तो इसमें मिलेगा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू, और ये जो है लॉन्च किया गया है बाय इंटीग्रेटिंग पार्टनरशिप विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में तो आपको पता होगा, ये एक तरह का डिजिटल मिशन है जो कि प्राइम नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया था, और इसके अंतर्गत बोला गया था कि जो भी पर्सन है वो जो है डिजिटली, इनका जो भी पर्सन है हमारे इंडिया में उनका जो रिकॉर्ड है वो डिजिटली स्टोर किया जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड जो है डिजिटली स्टोर किया जाएगा। तो इसमें बोला गया कि ये पोर्टल हेल्प करेगा मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी 4 धाम यात्रा के पिलग्राम है उनका जो हेल्थ पैरामीटर है उसको, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ रखी गई है प्रस्ताव कि पिलग्राम है वो जो है क्रिएट कर पाएंगे आभा अकाउंट मतलब कि आयुष्मान भारत अकाउंट जो है क्रिएट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। अब पढ़ते ये 4 धाम यात्रा होता क्या है। अब 4 धाम यात्रा में आपको मिलेगा यंगोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सारे को मिला के बोला जाता है 4 धाम यात्रा। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि 4 धाम यात्रा बोला किसको जा रहा है, बिकॉज आपने 4 धाम पढ़ तो लिया कि 4 धाम यात्रा पिलग्राम के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि 4 धाम यात्रा किसको बोला जाता है, तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक तरह का पोर्टल है जिसको बोला जा रहा है स्किल इंडिया डिजिटल हब, और इसको लॉन्च किया गया है जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। और ये जो है हेल्प करेगा जो भी बेनिफिशियरी है कि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए जो भी स्कीम्स है सबके बारे में। तो पहले हम ये पढ़ते हैं ये क्या है जो मैं ये पोर्टल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो है पोर्टल पार्ट होने वाला है जो भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और ये जो है एक तरह का इनिशिएटिव है कि ये जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड लाइनर्स। कुछ ये वर्ल्ड लाइनर्स भी आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी वर्ल्ड लाइनर्स कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि ये कुछ काम के न्यूज़ नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसकी कोई कैटेगरी बन नहीं पाती, जिसकी वजह से अभी के लिए ये वर्ल्ड लाइनर में है, और ये जो है वीकली या तो मंथली में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। पहले पढ़ते हैं, तो पहला वर्ल्ड लाइनर है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने डिक्लेयर किया है 7 किलोमीटर का 6 लेन कंट्रोल एक्सेस रोड प्रोजेक्ट, और ये बनाया गया है गोवा में। अब ये रोड प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ल्ड लाइनर पढ़ते हैं, ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। ये इन्होंने जो है कैप कर दिया है जो भी इंटरेस्ट इक्वलाइजर है उसको। अभी कैप कर दिया इसका मतलब क्या हो कि इन्होंने एक सीलिंग लिमिट रख दिया है। सीलिंग लिमिट कितना रखा है,
1.66 करोड़, मतलब इसके ऊपर जो है कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कोड लेके है कंपनीज वो यूज़ नहीं कर पाएगी। इसके आने बाद में पढ़ते हैं क्या ये कोड, ये जो है लॉन्च किया गया है 2 महीने के लिए, वो है। अब हम ये पढ़ते हैं ये स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम का काम है कि प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट देने का, जो भी कंपनी से उनको कुछ एक्सपोर्ट क्रेडिट देने का, वो भी रिड्यूस इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। तो उसके लिए जो है अब लिमिट कितनी रखी दी, 1.66 करोड़। अब हम ये कोड के बारे में कल पढ़ लेते हैं क्या है ये IEC कोड। IEC कोड एक तरह का 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि बेस्ड होगा पैन नंबर में, जो भी पैन कार्ड रहेगा उस कंपनी को उस बेसिस पे। और ये एक तरह का स्पेशल कोड है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्टर कंपनी को दी जाती है, और इसकी वजह से इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। ये कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहा हमारा जो 17 जुलाई का डेली करंट अफेयर्स था। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। इवन मेरा वीकली और मंथली PDF भी आपको इसी फॉर्म में इस ग्रुप में मिल जाएगा। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।